हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 11.2। इसमें ये देखिए कुछ ज़्यादा फॉर्मूलों का सामना करना पड़ेगा, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले मैं पीछे से दिखा दे रहा हूँ। आप पीछे से फॉर्मूले जब भी चैप्टरों किया करो ना, तो पीछे से फॉर्मूले देख लिया करो और उसके बाद रिवाइज करने के बाद चैप्टरों किया करो। तो 11.1 तक के फॉर्मूले तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे, यहाँ से स्टार्ट हुए थे। 11.1 की बात करें तो यहाँ तक ख़त्म हो गए थे उसके, ठीक है। 11.2 के फॉर्मूले यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से L1, M1 और N1। LMN क्या होती थी? देख कोसाइन बोलते थे उनको। ये पहली रेखा के लिए होगी, ये दूसरी रेखा के लिए होगी। यहाँ पे दो लाइन चलेंगी, ठीक है। इनके बीच के कोड का रिलेशन पूछे, यदि न्यून कोड थीटा हो तो कॉस थीटा और के L1 इंटू L2 फिर प्लस M1 इंटू M2 फिर प्लस N1 इंटू N2, ठीक है। इनके बीच का कोड दो रेखाओं की दिक् कोसाइन दे रखी है, यानी डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है आपकी। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हुआ? थीटा में कॉस थीटा इक्वल टू ये तो दिक् कोसाइन थी। अब दिक् अनुपातों यानी डायरेक्शन रेशियो की बात करें। ABC क्या होता है? रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। ये पहली लाइन के लिए, ये दूसरी लाइन के लिए, और इनके बीच में न्यून कोड थीटा बन रहा है। तो ये देखिए क्या रिलेशन होगा? कॉस थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे कर रहे थे, वहाँ यहाँ पे भी करना है। B1 का इंटू B2 से करना है, प्लस C1 का इंटू C2 से करना है। व्हाट इनके अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर इंटू अंडर रूट दूसरे अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। किसके बीच में रिलेशन है? दिक् अनुपातों यानी दिक् रेशियो के बीच में, और थीटा का अनुपात है, ठीक है। एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर ए ऐसे गुजरने वाले। ये देखिए कोई पॉइंट है वेक्टर ए, यहाँ से कोई एक लाइन जा रही है जो वेक्टर बी के समांतर, समांतर का मतलब पैरेलल है, वेक्टर बी इसके पैरेलल है। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर आर। इसका इक्वेशन क्या होगी? का सदिश समीकरण होगा वेक्टर आर इक्वल टू, एक बिंदु से पास हो रहा है, जो इक्वेशन एक बिंदु से पास हो रही है और दूसरी ये इसके पैरेलल है, दूसरी रेखा के पैरेलल है यानी समांतर है। तो इक्वेशन बनेगी, यानी जो जा रहा है, जो गुजर रहा है पॉइंट ए से होकर, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। याद रख लेना। बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली एक पॉइंट है जिसका नाम x1, y1, z1 से जाने वाली, और दिक् कोसाइन LMN का समीकरण क्या होगा? x माइनस के x1 अपॉन एल, y माइनस के y1 अपॉन एम, x के अपॉन में l आएगा, y के अपॉन में m आएगा। यहाँ पे x, y और z तो सेम रहेंगे। x1 की वैल्यू यहाँ से उठाओगे, y1 की वैल्यू यहाँ से उठाओगे और z1 की वैल्यू यहाँ से उठाओगे, और दिक् कोसाइन गिवन होंगी आपको, ठीक है। इसका समीकरण ये होगा, यानी बिंदु से निकल रहा और दिक् कोसाइन, और जिसकी दिक् कोसाइन है, ठीक है, बिंदु इतने से जाने वाली रेखा और जिसका दिक् कोसाइन है इतना LMN है, तो उसका समीकरण ये होगा। आप याद कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ उसमें तो, और फर्स्ट पार्ट में इतने सी फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट के लिए छोड़ देंगे बाकी सब। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सो दैट दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। ये एक अलग दे रखा है, कॉमा लगा दिया इसने, फिर डबल कॉमा यहाँ तक लगा दिए, दूसरा दे रखा है, ठीक है, और ये तीसरा दे रखा है आपको। तो वाली रेखाएं परस्पर लंबवत है, तीन रेखा जा रही हैं जिनके दिक् कोसाइन दे रखे हैं, ठीक है। परस्पर लंबवत होने पर क्या कंडीशन होगी? ये देखिए पहली को मान लिया मैंने एक ही दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन का मतलब L1, L2, L1, M1 और N1। L, M और N ही तो दिक् कोसाइन होते हैं एक रेखा के। इसमें 2 2 मान लेना, L2, M2 और N2 दिक् कोसाइन। और इसे क्या मान लोगे? 3 3 मान लोगे, L3, M3 और N3। परस्पर लंबवत यानी म्यूचुअल, परस्पर का मतलब म्यूचुअल होता है, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर। परस्पर लंबवत होने पर रेखा A और B के दिक् कोसाइन परस्पर लंबवत होने पर लिख लेना, रेखा A और B के दिक् कोसाइन परस्पर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी लंबवत होने पर कंडीशन आपको याद करनी है L1 इंटू L2, L1 का मल्टीप्लाई L2 के साथ प्लस M1 का मल्टीप्लाई M2 के साथ प्लस N1 का मल्टीप्लाई N2 के साथ इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। क्लियर है? तब ये भी के लिए निकाल लेना। तब L1 और L2 की वैल्यू पहली वैल्यू का मल्टीप्लाई 12/13 गुणा 4/13 प्लस M2 यानी सेकंड वैल्यू का मल्टीप्लाई -3/13 गुणा 12/13 फिर प्लस N1 इंटू N2 यानी थर्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई -4/13 और 3/13 -4/13 मल्टीप्लाई 3/13 तो करोगे 12 चौक 48 होते हैं अपॉन 13 गुणा 13 169 होते हैं प्लस माइनस 12 36 अपॉन 13 का 13 इंटू 13 169 होते हैं 169 प्लस माइनस और 4 3 12 13 गुणा 13 कितने होते हैं 169। इनको सॉल्व कर लोगे तो 48 अपॉन 169 माइनस वैल्यू सेम है, एलसीएम सेम है, माइनस प्लस हो जाते हैं -36 और -12 कितने हो जाएंगे -48। एक जैसी वैल्यू कट गई इक्वल टू 0। अतः रेखा ए भी परस्पर लंबवत है, ये हो गए। अतः परस्पर लंबवत है। अब इसी तरीके से आपको BC के लिए निकालना है, तीनों रेखा निकालनी है ना, AB और फिर BC और फिर CA निकालनी है। इसी प्रकार अतः लिख लेना, अतः रेखा A और B जो आपने मानी थी, रेखा A और B के दिक् कोसाइन परस्पर लंबवत हैं। इसी प्रकार ये रेखा AB की निकाल दे, B और C की दिक् कोसाइन के परस्पर लंबवत होने पर कंडीशन वही होगी, उसका L और उसका L, यानी B का L क्या होगा L2 और इसका L क्या होगा L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस N2 इसका N3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब इनकी दोनों की फर्स्ट वैल्यू प्लस इनकी दोनों की फर्स्ट वैल्यू का मल्टीपल, इनकी सेकंड वैल्यू का मल्टीपल और इनकी थर्ड वैल्यू का मल्टीपल इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कर लो, क्या है 4/3 गुणा 3/13 4/13 गुणा 3/13 प्लस फिर 12/13 सेकंड वैल्यू 12/13 इसकी -4/13 और इसकी प्लस 3/13 और 12/13 इंटू 12/13। देखते हैं 4 12 12/13 हो गए प्लस माइनस 12 चौक 48/13 आ गए प्लस 12 36/13 आ गए। सॉरी 13 गुणा 13 169 होते हैं 169 169 169। क्लियर है? 12 और 36 48 होते हैं, सब वैल्यू 0 आ जाएंगे। अतः रेखा ये लिख लोगे B और C के दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन परस्पर लंबवत हैं। इसी प्रकार C और A की निकाल लो। इसी प्रकार C और A के लिए क्या हो जाएगा L3 L1 प्लस
M3 M1 प्लस N3 N1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी फर्स्ट का और थर्ड से रिलेशन देखोगे 3/13 और 12/13 का मल्टीपल, फिर प्लस 3/13 और 12/13 का हो गया -4/13 और -3/13, -4/13 इंटू और माइनस क्या था 3/13, फिर प्लस थर्ड का देखो 12/13 और -4/13, 12/13 और -4/13, 12/13 -4/13 इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखते हैं 12 36 13 का 169 माइनस प्लस 7 12 169 प्लस माइनस 12 चौक 48 169, तो ये तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, क्या आ गया 0। अतः सी और ए भी परस्पर लंब के दिक् कोसाइन और सी और ए के भी दिक् कोसाइन परस्पर लंब होता है। ये आपको प्रूफ करना था सभी के दिक् कोसाइन ए बी बी सी और सी के परस्पर लंबवत हैं कि नहीं है। वाली 3 रेखा परस्पर लंबवत हैं तो लिख देना अतः ए बी और सी, अतः तीनों रेखा परस्पर लंबवत हैं, लिख देना अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है। कहने का मतलब ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, इसको मान लेना, इस वाले पॉइंट को ए और इस वाले को मान लेना बी। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं 1, -1 और 2, और इसके दे रखे हैं 3, 4, -2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालने हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। इसके इन 2 पॉइंट के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, दिक् कोसाइन इनके निकाल लेना, और फिर परस्पर लंब होने पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक दूसरी रेखा जो बिंदु इतने से होकर जाती है, इसे मान लेना सी और इसे मान लेना डी। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 0, 3, 2 और इसके दे रखे हैं 3, 5 एंड 6। क्लियर है, परस्पर लंबवत है। लंबवत होने पर, परपेंडिकुलर होने पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। रेखा ए और बी, रेखा ए बी के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कैसे निकालोगे, यानी L1 M1 और M1 कैसे निकालोगे, x2 - x1, ये रहा बी, ये रहा 3 - 1 कितने बचे 2। L1 की वैल्यू 2 आ गई, L1 की वैल्यू आई है। और M2 कैसे निकाल लोगे, y2 - y1, 4 माइनस इसको करोगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ये M1 की वैल्यू आ गई। और N1 की कैसे निकालोगे, -3 में से -2 घटाओगे तो -2 में से -2 घटाओगे तो -2 और -2 कितने हो गए, -4 N1। ठीक है, 2 रेखा परस्पर लंबवत जब होंगे L1 × L2 इक्वल टू M1 × M2 इक्वल टू N1 × N2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। लंबवत होने के लिए 0 लेकर आते हैं। इसी प्रकार रेखा CD के दिक् कोसाइन, रेखा CD के दिक् कोसाइन, दिक् का मतलब डायरेक्शन होता है, कोसाइन कैसे निकालोगे, इसे 2 मान लेना, L2 M2 और N2 कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। CD ये X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2
3 में से ये 0 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 0 दे रखा है, तो 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3। m2 कैसे निकालोगे? 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 2। और 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4। तब ये रेखा AB और CD के परस्पर लंबवत होने पर क्या कंडीशन बनती है? परस्पर लंबवत होने के लिए L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर है? तो L1 की वैल्यू कितनी आई थी? 2। L2 की वैल्यू 3 प्लस M1 की वैल्यू कितनी आई थी? 5। और यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी थी? 2 प्लस N1 की वैल्यू कितनी थी? -4। और N2 की वैल्यू कितनी है? 4। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, 10 और 6 16, 16 में 16 गए तो 0। अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। दोनों ये रेखाएं यानी जो लाइन थी दोनों परस्पर यानी म्यूचुअल परस्पर लंबवत। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर है। क्लियर है? इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये बिंदु दे रखे थे, जाने वाली रेखाओं बिंदु इतने जाने वाली रेखा पर लंब है, तो ये प्रूफ करना था। देख कोसाइन निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं होता, अंडर रूट में और भी होता है। इससे हम A1 मान लेना, A1 और इसे B1 और इसे B2, B1 और इसे C1। क्लियर है? ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। ठीक है? और यहाँ पे दिक् कोसाइन लिख लेना, ये अनुपात लिख लेना, दिक् अनुपात यानी रेशियो, दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन के लिए लंबा फॉर्मूला होता है। लंबा शॉर्ट से जल्दी करने के लिए इसे A2, इसे B2 और इसे C2। तो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए और वैल्यू पुट कर देना, C1 C2 से निकाल देना। ठीक है? तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम दिक् अनुपात लेंगे ना तो फॉर्मूला बहुत लंबा चला जाएगा। दिक् अनुपात के लिए फॉर्मूला पता है? एल का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट, फिर A1 का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बहुत लंबा फॉर्मूला होता है, इससे काफी लेंदी चला जाएगा, इसलिए अनुपात से मान के करके चलना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, कोई बिंदु दे रखे हैं इसलिए आपको दिक् अनुपात में लेनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है? दिक् अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो दो पॉइंट है, एक लाइन तो यहाँ से जा रही है AB से, इसके पॉइंट दे रखे हैं 4 7 8, 4 7 8 और B के पॉइंट दे रखे हैं 2 3 4, 2 3 4। समांतर की बात कर रहा है, से जाने वाली रेखा की समांतर। समांतर का मतलब पैरेलल। ठीक है? इसका नाम दे देना C और इसका नाम दे देना D। इसके पॉइंट दे रखे -1 -2 और 1, -1 -2 और 1, और इसके दे रखे हैं 1 2 5, 1 2 5। दो रेखाओं के समांतर होने पर तो ये आपका फॉर्मूला होगा, दो रेखाओं के समांतर होने पर प्रतिबंध क्या लगेगा आपका? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपस में इनके रेशियो इक्वल आने चाहिए समांतर होने पर। तो इन दो रेखा AB के दिक् अनुपात कितने होंगे? A1 B1 और C1 क्या होते हैं? दिक् अनुपात। रेखा AB के दिक् अनुपात, दिक् का मतलब डायरेक्शन, अनुपात का मतलब रेशियो। यानी A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले में से पहला माइनस कर लो, 2 में से -4 माइनस करोगे तो कितना? इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है? 2 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस के 2। B1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 में से 7 माइनस करोगे तो -4।
C1 की वैल्यू कैसे आएगी, 4 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस के 4। इसी प्रकार ये रेखा CD के दिक् अनुपात निकाल लो। A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 में से -1 माइनस करोगे, माइनस प्लस, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब B2 की वैल्यू सेकंड वाली की वैल्यू 2 में से -2 करोगे, माइनस प्लस, 2 2 4। और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4। समांतर होने पर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब समांतर होने पर फॉर्मूला मैंने बताया था A1/A2। A1 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू B1/B2। B1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन B2 की वैल्यू 4 इक्वल टू C1/C2। C1 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू 4। काटोगे तो कितना बचा, 2 से 2 कट गया एक बार, 4 से 4 कट गया एक बार, ये कट गया एक बार, यानी -1 बराबर -1 बराबर -1 बराबर आगे ना समांतर हैं लिख दोगे। ठीक है, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं। अतः दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, परस्पर यानी म्यूचुअल पैरेलल हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पॉइंट दे रखा है 1,2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ जो सदिश यानी वेक्टर दे रखा 3i + 2j - 2k के समांतर हो। तो ये देखिए, यहाँ से बस फॉर्मूले के ऊपर ये चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। एक ज्ञात बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर ए है से गुजरने वाले और सदिश बी के समांतर सदिश समीकरण यानी वेक्टर समीकरण क्या होगा, इक्वेशन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक बिंदु है, मान के चलो एक ये वाला बिंदु है, इसका नाम दे दो पी। इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, 1 2 3 से जाने वाली रेखा यानी वेक्टर आर मान लिए इसे। ठीक है, और एक कोई दूसरी रेखा है इसके समांतर यानी पैरेलल यानी 3i + 2j - 2k समांतर, इसका समीकरण निकालना है। तो लेट इसे वेक्टर ए मान लोगे, इसे वेक्टर ए मान लेना। लेट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर की दिशा में निकालोगे तो i j और k निकालते हैं, i का मल्टीप्लाई करोगे तो i, इसमें करोगे तो +2j प्लस है ना, ये +3 है तो प्लस के 3k आ जाएगा। तथा वेक्टर v आपको गिवन है, कितना है 3i + 2j - 2k। वेक्टर a से जाने वाले तथा वेक्टर v के समांतर रेखा का लिख लेना, बिंदु a से जाने वाली और दूसरी रेखा और वेक्टर b के समांतर रेखा का समीकरण। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, i + 2j + 3k इससे पास हो रहा है ना वो वाला, प्लस लैम्डा उस पर लगाना जिससे पास नहीं हो रहा है, इसके पैरेलल है 3i + 2j - 2k। इतना क्लियर है, ये कैप है। इस फॉर्म में ही दिखाना होता है आपको, वेक्टर ए की फॉर्म में, लैम्डा और वेक्टर बी की फॉर्म में। आंसर हो जाएगा, लिख देना जहां लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट यानी अचर संख्या है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सदिश दे रखा है इतने से जाने वाले व सदिश इतने की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और काटते रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, अभीष्ट समीकरण लिख देना आप डायरेक्ट, अभीष्ट समीकरण। एक और कार्टेशियन में भी जानना चाहता है वो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी।
ठीक है, वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ वेक्टर ए कितना है ये, और वेक्टर बी कितना है, सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आर वेक्टर निकाल लोगे इस तरीके से, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 2i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यहाँ तक क्लियर है। एक तो ये वाले रेखा का सदिश समीकरण आ गया, ठीक है। अब कार्तीय रूप में यानी कार्टेशियन में, कार्तीय रूप में वेक्टर ए से देखो, वेक्टर ए से क्या दे रखा है, वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 2i कैप दे रखा है और माइनस जे कैप दे रखा है और प्लस के 4k कैप दे रखा है। अब यहाँ से यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 2, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी है -1 और y1 की वैल्यू, और z1 की वैल्यू कितनी है 4, तथा वेक्टर बी से, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी थी i 2j माइनस k, i और प्लस 2j और माइनस k। यहाँ इससे वाले से निकाल लोगे l की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी है 1, इसका कोफिशिएंट कौन है 1, m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है -1। तब कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी निकाली थी यहाँ से वेक्टर ए से 2 अपॉन l की वैल्यू कितनी है 1 बराबर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से y1 की वैल्यू निकाली थी -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू कितनी थी, z1 की वैल्यू थी 4 अपॉन n की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, n की वैल्यू -1 है। तो ये आपका कार्तीय रूप आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण यानी कार्टेशियन इक्वेशन बताइए जो बिंदु इतने से होकर जाती है और इतने के समांतर है। तो ये देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में, वो ये है कि बिंदु इतने से होकर जाने वाली तथा इतने की समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 कहाँ से उठाओगे, यहाँ से बिंदु से, अपॉन ए कहाँ से उठाओगे ये, इसके अपॉन में जो एक कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी होती है इस तरीके से, इसके अपॉन में जो वैल्यू आ रही हैं वो पता है क्या होती है, वो दिगानुपात होते हैं, अपॉन में दिगानुपात तो वही रहेंगे, ठीक है। x1 की वैल्यू यहाँ से उठानी है, y1 की वैल्यू यहाँ से उठानी है और z1 की वैल्यू यहाँ से उठानी है। तो क्वेश्चन नंबर में देखिए 6 में क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है x1 y1 और z1 की वैल्यू दे रखी है -2 4 और -5, इसलिए बिंदु -2 4 -5 से होकर जाने वाली और क्या दे रखा आपको x प्लस 3/3 अपॉन की वैल्यू से मतलब है, और x माइनस ये उतार दे रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z माइनस प्लस 8/6 के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखा दिया था x माइनस x1 की वैल्यू ये रही, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। तो क्या करोगे, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी लोगे, x1 की वैल्यू -2 माइनस प्लस अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से k मान लेना, कांस्टेंट वैल्यू मान लेना, यहाँ से वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ से दिगानुपात निकालोगे तो k मान लेना यहाँ पे, तो 3k। अब क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से उठाओगे 4 अपॉन यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से उठाओगे 5 के आ जाएगा इक्वल टू z माइनस के z1 की वैल्यू यहाँ से उठाओगे माइनस प्लस अपॉन c की वैल्यू कितनी है 6 के आ जाएगा। कि यहाँ से कांस्टेंट ले लेना, इक्वल टू 1 मान के चलना, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, कि कॉमन ले लोगे, इक्वल टू में k रख देना। कहने का मतलब ये है x प्लस 2/3
इक्वल टू वाई माइनस 4/5 बराबर के जेड प्लस 5/6 इक्वल टू के कॉमन ले लो और के को बाहर फेंक दो। ये लिख देना के इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ नहीं करना होता इस वाले सवाल में, बस यही है कि ये वाला अप्लाई करना होता है। तो रेखा काटते समीकरण एक्स माइनस के x1 यहाँ से उठा लो, जो बिंदु दे रखा है y1 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे और z1 की वैल्यू यहाँ से रख दोगे, और ABC की वैल्यू जो दे रखी है ना आपको इक्वेशन, इस तरीके से ABC की वैल्यू है वो, ठीक है। ये ABC की वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बराबर में के रख दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक रेखा काटते समीकरण दे रखा है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो काटते समीकरण से सदिश समीकरण कैसे निकालोगे? अब काटते समीकरण दे रखा है, चूंकि काटते समीकरण क्या होता है, काटतीय समीकरण x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c से तुलना करने पर, कंपेयर कर लोगे तुलना करने पर, तो हमें तो बस x1 y1 और z1 की वैल्यू चाहिए। x1 की वैल्यू ये देखिए माइनस होना चाहिए, इसके पास माइनस है, बढ़िया है। x1 की वैल्यू कितनी है 5, और y1 की वैल्यू के पास माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस रख दोगे तो अंदर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमें तो माइनस चाहिए ना, प्लस कब होता है ये देखिए यहाँ पे समझिए। y माइनस रखूँगा तो माइनस के 4 अंदर रख दूंगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। तो y के बाद माइनस होना चाहिए और यहाँ प्लस दे रखा है, तो इसलिए अंदर एक माइनस ले लो, माइनस प्लस हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है। z1 की माइनस है, कोई बात नहीं, यदि प्लस हुआ करे ना तो बस y1 की वैल्यू माइनस में लेनी है, याद रख लेना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, कोई टेंशन नहीं। z1 की वैल्यू है 6, z1 की वैल्यू है 6, ठीक है। तब यहाँ से वेक्टर a निकलता है, वेक्टर a कितना जाएगा 5i माइनस 4k 4j और प्लस 6k, ठीक है। तथा दिशानुपात दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो यानी दिशानुपात। डायरेक्शन रेशियो कितने दे रखे हैं 3, 7, 2, 3, 7, 2। तब सदिश स्थिति क्या हो जाएगी इनकी, सदिश स्थिति ये होती है वेक्टर बी 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस के 2k कैप, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तब सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। वेक्टर a की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, ये 5y माइनस 4j कैप आप खुद लगा लेना प्लस 6k कैप, ठीक है। फिर प्लस लैम्डा वेक्टर b की वैल्यू कितनी है, ये 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आपको, मूल बिंदु ओरिजिन होते हैं 0,0,0 होते हैं और -5 -2,3 से जाने वाली रेखा का सदिश। एक तो रेखा का सदिश पूछा गया तथा काटते रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं रेखा का सदिश। तो मूल बिंदु से जा रही है, वहां से वेक्टर ए मिलेगा। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब 0 है, आई पे 0, जे पे 0, के पे 0, तो सब 0 है, 0 वेक्टर हो गए, ठीक है। और वेक्टर की बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 5y माइनस 2j प्लस 3k के। तब रेखा का सदिश कैसे निकालोगे, रेखा का सदिश आपका एक ही फॉर्मूला है, वो है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 0 प्लस लैम्डा वेक्टर b की वैल्यू कितनी है 5y माइनस 2j प्लस 3k कैप। 0 को हटा दोगे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा 5y माइनस के 2j प्लस के 3k कैप। ये आपका राइट आंसर होगा। अब कार्तीय रूपों में समीकरण, कार्तीय रूप क्या होता है, कार्तीय रूप समीकरण क्या होता है,
कार्तीय रूप समीकरण आपको याद करना पड़ेगा। x माइनस x1 अपॉन ए प्लस y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, जहाँ x1 y1 और z1 की वैल्यू ओरिजिन पे होते हैं बिंदु पे, और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो डायरेक्ट पुट कर दो। तब x माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से लोगे 5 बराबर y माइनस y1 की वैल्यू ओरिजिन पे है 0 अपॉन बी की वैल्यू यहाँ से लोगे -2, z माइनस z1 की वैल्यू यहाँ से 0 उठाओगे और सी की वैल्यू यहाँ से उठाओगे 3। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या आ जाएगा आपका x अपॉन 5 इक्वल टू माइनस के 2 कर दोगे इक्वल टू z अपॉन के 3, क्या आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं इतने और इतने से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप समीकरण बताना है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे। दो बिंदुओं माना, ये लिख लेना माना, दो बिंदु, इसको P मान लेना, P 3 माइनस 2 माइनस 5 और इसे मान लेना Q 3 माइनस 2 6 से रेखा जाती है, रेखा जाती है यानी पास होती है। तब वेक्टर पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो बिंदु से ऐसे तो निकालते हैं, वेक्टर क्यू में से वेक्टर पी घटाना पड़ता है, वेक्टर क्यू में से वेक्टर पी घटाना पड़ता है और आई लगा देते हैं इसमें। वेक्टर क्यू की वैल्यू क्या होगी 3i माइनस 2j प्लस 6k कैप। माइनस करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 3i प्लस के 2j और प्लस के 5k कैप। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, इस 3i में से 3i घटाओगे तो 0i हो गई और माइनस 2j में से प्लस 2j गए तो प्लस 0j कैप हो गया, 6k कैप और 5k कैप कितने हो गए 11k कैप हो गए। इसलिए लेट ए मान लेना, वेक्टर पी क्यू को क्या मान लेना, लेट वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए 0i यानी 0i 0k को तो दिखाते नहीं 0 है, क्या बचा 11k बचा। ठीक है, चलो दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 11k क्या, यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या दे रखा है, ये दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, रेखा का कार्य, रेखा का सदिश तथा ध्रुवीय रूप निकालना है। तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए निकाल दिया। अब इसके बाद आप वेक्टर पी क्यू की वैल्यू निकालोगे ना, वेक्टर पी क्यू की वैल्यू वो वेक्टर बी की वैल्यू के रूप में आएगी। तथा जब लाइन इससे होकर पास होती है, ठीक है, जब रेखा बिंदु पी से होकर गुजरती है तो वेक्टर ए का काम करेगा। पहला पॉइंट वेक्टर ए का काम करेगा। जब रेखा बिंदु पी हमने माना था 3 माइनस 2 माइनस 5 से होकर जाती है तब ये वेक्टर ए का काम करता है। तब वेक्टर ए इक्वल टू पोजीशन वेक्टर लिख दो, इसका क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 5k कैप। इतना क्लियर है। रेखा का सदिश, रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप समीकरण निकालना है। रेखा का देखो, रेखा का सदिश समीकरण, सदिश वेक्टर समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। क्लियर है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए की वैल्यू ये पूरी 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा। वेक्टर बी की वैल्यू ये थी 0 थी, 0 थी भूल जाओ, 11k कैप, 11k कैप। ठीक है, इसे आगे पीछे लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3i माइनस 2j माइनस 5k कैप लगा देना, ब्रैकेट में बंद कर लेना, प्लस 11 लैम्डा k कैप।
सदिश समीकरण हो गया। कार्तीय रूप समीकरण लिखना आपको। कार्तीय रूप समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर के y माइनस y1 अपॉन बी बराबर के z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 और z1 की वैल्यू कहाँ से लोगे आप? वेक्टर ए से लोगे। वेक्टर ए से ए बी और सी की वैल्यू कहाँ से लोगे? वेक्टर बी से लोगे। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 अपॉन ए की वैल्यू कहाँ से लोगे? वेक्टर बी से। कितना है? 0। y माइनस y1 की वैल्यू वेक्टर ए से लोगे। -2 है, माइनस प्लस 2 हो जाएगा। b की वैल्यू कहाँ से लोगे? वेक्टर बी से, यानी 0। z माइनस z1 की वैल्यू कहाँ से लोगे? वेक्टर ए से। यहाँ से वैल्यू जो है वेक्टर ए से आती हैं और ये वेक्टर बी से वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए का है आपका ये रहा, यानी -5 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 5 अपॉन सी की वैल्यू वेक्टर बी से लोगे। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? कि 11। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।